नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज हम चैप्टर 4 एयर अराउंड अस को पूरा रिवाइज करेंगे। हमने 4 पार्ट में इसको पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट था द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इससे स्टार्ट करेंगे हम। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एयर अराउंड अस, हमें पता है कि हमारे अराउंड एक थिक लेयर है एयर की, ठीक है। और ये एयर जो है ये मिक्सचर है बहुत सी गैसेस का, ठीक है। ये बहुत सी गैसेस हैं और इस मिक्सचर को, इन सारी गैसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। अच्छा, अगर क्या होगा अगर एयर ना हो, धरती के ऊपर अगर एयर ना हो तो अर्थ कैसी होगी? एक फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट होगा ये, ठीक है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है ये धीरे धीरे बना, इसमें बहुत सी चेंजेस हुई और ये चेंजेस जो हैं वो स्टार्ट हुई थी 4600 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और जो एनर्जी का सोर्स है, मेजर एनर्जी का सोर्स जो है वो सन है, ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। व्हाट इज द थिक लेयर अराउंड द अर्थ नोन एज? सो इट्स नोन एज एटमॉस्फेयर। हाउ वुड बी द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर? सो इट वुड बी अ फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट। चलते हैं आगे। तो यहाँ पर लेयर्स हैं, किस तरह से स्ट्रक्चर है हमारे एटमॉस्फेयर का। तो 4 लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। इसके अलावा एक और भी है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आती है ट्रोपोस्फेयर। धरती के साथ, मतलब अर्थ के बिल्कुल सरफेस के आसपास जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद नेक्स्ट लेयर, जब हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर को छोड़ के, तो आएगी स्ट्रेटोस्फेयर और उसके बाद आएगी मेसोस्फेयर और उसके बाद आएगा थर्मोस्फेयर। तो हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर, तो ये जो है ये सबसे घनी है और ये सबसे ज़्यादा फैमिलियर है हमारे साथ, क्योंकि लाइफ जो है इसी स्फीयर में पड़ती है, ट्रोपोस्फेयर में ही, ठीक है। और जो वेदर की चेंजेस हैं वो लगातार होती रहती हैं इसमें, क्योंकि इसमें प्रेजेंस है वाटर वेपर्स की और डस्ट पार्टिकल्स की, ठीक है। इन द ट्रोपोस्फेयर जब हम 165 मीटर्स आगे जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है। जैसे हम 165 गए तो 1 डिग्री कम होगा, उसके बाद 165 और आगे गए तो 1 और कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो 30 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर है यहाँ पर, जब हम 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे तो 29 डिग्री रह जाएगा और इस तरह से कम होता जाता है, ठीक है। यही वजह है कि जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सबसे घनी जो लेयर है, डेंसेस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, वो कौन सी है? वो है ट्रोपोस्फेयर। और सबसे फैमिलियर कौन सी लेयर है? वो भी ट्रोपोस्फेयर है। और जो टेम्परेचर है हर 165 डिग्रीज के साथ, 165 मीटर्स के साथ 1 डिग्री जो है कम हो जाता है। चलते हैं आगे। दूसरी लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर आती है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल काम और क्लियर है। ये जो है ट्रोपोस्फेयर के बिल्कुल ऊपर है। ट्रोपोस्फेयर को जैसे छोड़ के हम आगे जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर आएगा। अब देखो यहाँ पर वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल जो हैं इनकी एब्सेंस है। यहाँ पर कोई वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल नहीं है। और जब ये नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं हैं, डस्ट पार्टिकल्स नहीं हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये प्रिवेंट करते हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन को। मतलब क्लाउड्स नहीं बनेंगे अगर वाटर वेपर्स और डस्ट पार्टिकल्स नहीं होंगे, क्योंकि यही जो हैं बनाते हैं क्लाउड्स को, ठीक है। और जब क्लाउड नहीं होते हैं तो क्या होता है, फाइनेस्ट विजिबिलिटी मिलती है, मतलब अच्छे से देख पाएंगे हम वहाँ पर। जो लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है उसका टेम्परेचर जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, जब टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहेगा और फाइनेस्ट विजिबिलिटी है यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, फैसिलिटेट होगी विजिबिलिटी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो विजिबिलिटी है उसको मदद मिलेगी, मतलब वो अच्छे से कर पाएंगे हम। और जब विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी तो क्या होगा,
ईजी फ्लाइंग कंडीशंस होंगी, मतलब अगर कोई प्लेन वगैरह उड़ाना हो वहाँ पर तो अच्छे से उड़ा पाएंगे। इसीलिए सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहीं पर इसी लेयर में उड़ाए जाते हैं। द जोन विच जो अलग करती है, दो जो जोन है जो अलग करती है स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को, उसको ट्रोपोपाउस बोलते हैं। देखो पहली लेयर है ट्रोपोपाउस, नाम कैसे याद रखेंगे आप, मैं बता देता हूँ आपको। पहले ट्रोपोस्फेयर आता है ना, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है, तो पहले क्या आता है ट्रोपो, तो हम ट्रोपो के नाम से ही बोलेंगे इसको ट्रोपोपाउस। मतलब यहाँ पे आकर ट्रोपोस्फेयर जो है वो पाउस हो गया। लर्न करने के लिए बता रहा हूँ मैं, याद रखने के लिए। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, किस लेयर में एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं, तो वो करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। और क्या है जो प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन स्ट्रेटोस्फेयर, तो वो है एब्सेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लेयर में एयरक्राफ्ट उड़ते हैं और क्यों, तो ये उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में क्योंकि यहाँ पर फाइनेस्ट विजिबिलिटी है। नेक्स्ट है, विच जोन, ये जोन जो है कौन सी अलग करती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को, तो वो करती है ट्रोपोपाउस। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जरा लेयर्स को देख लेते हैं हम, किस तरह से फॉर्मेशन है इनकी, किस तरह से फॉर्म होती हैं। इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए जो ट्रोपोस्फेयर है उसका जो एक्सटेंट है धरती से अगर हम बात करें तो 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक है। ठीक है। और ये जो आपको पर्पल जैसा कलर दिख रहा है ये ट्रोपोपाउस है, यहाँ से इसके आगे जो है स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, ये वाला पोर्शन जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है। अब ये जो आगे आपको पर्पल कलर दिख रहा है ये जो है, पहले तो ये देखिए ये कौन सा जो फेडी जैसा कलर है, ब्लू जैसा, ये जो है ये सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेटोस्फेयर है। और ये जो आपको पर्पल कलर दिख रहा है ये ओजोन लेयर है हमारी, कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर में। अब ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसका एक्सटेंट कितना है धरती से, तो 50 किलोमीटर तक है ये। और इसकी आगे की जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर, ये जो ब्लूइश है। ठीक है, सॉरी ये जो है ये मेसोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर से आगे। इसका एक्सटेंट कहाँ तक है, 90 किलोमीटर्स तक है। और उसके बाद की जो लेयर है वो पड़ती है ये आइनोस्फेयर नहीं है, ये है थर्मोस्फेयर। और इसके आगे जो पड़ती है वो एक्सोस्फेयर पड़ती है। ठीक है। चलिए अब हम आगे वाली को डिस्कस करते हैं। पहले ओजोन लेयर देख लेते हैं। ओजोन लेयर पिक्चर में देखिए, ये देखिए स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसमें ये वाली जो है ओजोन लेयर है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, ये जो सन रेज आ रही है ना, वैसे तो सन रेज देखो धरती के ऊपर पहुंच जाती हैं, लेकिन जो इसकी हार्मफुल रेज होती हैं जिनको हम यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं, वो जो है उनको रोक लेती है ओजोन लेयर। इससे क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है, जो ये इनका जो हार्मफुल इफेक्ट होता है यूवी रेज का उससे हमें बचाती है। ये एक शील्ड की तरह काम करती है। यहाँ यहाँ देखिए ओजोन लेयर जो है क्या, ये ऑक्सीजन की एक स्पेशल फॉर्म है, O3 बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन को O2 से लिखते हैं ना, और ओजोन को O3 लिखते हैं। अब देखो ये कहाँ पर पाई जाती है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये जो है एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल रेडिएशंस को जो कि होती हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, और उनको रोक लेती है ये अर्थ के ऊपर पहुंचने से। और ये एक शील्ड की तरह काम करती है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर ओजोन लेयर ना हो तो लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, स्पेशल फॉर्म क्या है ऑक्सीजन की, तो वो है ओजोन। और ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। और यूज़फुल कैसे है, ये हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। और क्या है जो शील्ड की तरह काम करता है अर्थ के ऊपर, तो वो है ओजोन लेयर। देखिए नेक्स्ट लेयर जो है वो आती है मेसोस्फेयर। ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली लेयर है और ये कोल्ड होती है।
इसमें जो टेम्परेचर है वो जनरली क्या करता है, डिक्रीज होता रहता है। जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो कम होता जाएगा। और जो मेटोइड्स होते हैं, मेट्रोइड्स, वो क्या करते हैं, वर्न हो जाते हैं। यहाँ पर जैसे इस लेयर में पहुँचते हैं वो वर्न हो जाते हैं। ये देखिए जैसे एंट्री की इन्होंने, ये जलना स्टार्ट हो गए। तो कौन सी लेयर जो है वो ठंडी होती है, तो वो है मेसोस्फीयर। और मेटोइड्स जो है, मेट्रोइड्स जो होते हैं वो कहाँ पर वर्न करते हैं, किस लेयर में, वो वर्न करते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, सॉरी मेसोस्फीयर में। चलते हैं आगे, थर्मोस्फीयर। अब देखो लास्ट लेयर जो है वो आती है थर्मोस्फीयर। इसको क्या करते हैं हम, ये वेरी थिन लेयर है, बहुत पतली होती है ये। और इसमें जो है इसको आइनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आइनो पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रेजेंस के कारण ही इसको आइनोस्फीयर बोला जाता है। अब आइनो पार्टिकल जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी, तो देखो वो एक तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जिस वजह से जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं ये। और जो ये पार्टिकल्स हैं ये हेल्प करते हैं रेडियो वेव्स को सेंड करने में और इनेबल बनाते हैं कम्युनिकेशन को, वायरलेस कम्युनिकेशन को। जो मोबाइल वगैरह हम यूज़ करते हैं, जो टीवी हम देखते हैं, वो इसी वजह से पॉसिबल हो पाता है। विच क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज़ वेरी थिन, दैट इज थर्मोस्फेयर। टी फॉर थिन, टी फॉर थर्मोस्फेयर, याद रखने के लिए ईजी हो जाएगा। इन विच लेयर इज द आइनोस्फेयर प्रेजेंट, तो ये थर्मोस्फेयर में होता है। राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइनो पार्टिकल्स, तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में, ये हेल्प करते हैं रेडियो वेव्स को सेंड करने में। अब पिक्चर को भी देख लीजिए, तो लेयर्स हैं ये सारी, ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया, हमने शायद पहले। ये देखिए यहाँ पर इजी है, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर और उसके बाद एक्सोस्फेयर। जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो हो जाते हैं एक्सोस्फेयर में, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं अभी हम, पार्ट 2 है इस चैप्टर का, एयर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है कि जो थिक लेयर है हमारे अराउंड एयर की, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत सी गैसों का मिक्सचर है, तो उनमें ये गैसेस जो हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ये सारी गैसेस पाई जाती हैं। उसमें सबसे ज़्यादा गैस, ये देखिए ब्लू कलर में 78%, सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा है वो है ऑक्सीजन, ये कितनी है, 20.9%, अप्रॉक्सीमेटली 21% बोल देते हैं हम इसको। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, ये देखिए ये वाली, ये कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत कम है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.03% है ये। चलिए अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखो अगर हम 90 किलोमीटर तक जाएं अर्थ के सरफेस से, तो हमें 3 मेजर गैसेस मिलती हैं यहाँ पर। कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 गैसेस। अब 90 किलोमीटर्स के ऊपर जो है बहुत लाइटर जो गैसेस होती हैं वो मिलती हैं, जैसे कि हीलियम है हमारी, ये 90 किलोमीटर्स के ऊपर पाई जाती हैं। और इन गैसों के अलावा भी डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, ये भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, मेजर गैसेस एयर में कितने हाइट तक मिलती हैं, तो 90 किलोमीटर तक मिलती हैं ये। और मेजर गैसेस हैं कौन कौन सी, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। और लाइटर गैस 90 किलोमीटर के अबव कौन सी मिलती है, एक गैस का नाम हीलियम। अब देखिए आगे नाइट्रोजन हम अगर बात करें, पिक्चर में देखिए पहले, ये देखिए येलो वाला कितनी है, 78% वॉल्यूम है इसकी, और ये लार्जेस्ट वॉल्यूम है किसी गैस की एयर में, ठीक है। और ये जो है डायरेक्टली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, इसका जो मेजर अमाउंट है हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है। प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, सांस नहीं लेते, वो सांस में डायरेक्ट नहीं लेते, वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं इसको। और ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, वो हेल्प करती है प्लांट्स को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में।
इसलिए ये जो है इनडायरेक्टली हमारे लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है ना अपने फूड के लिए। अब आप बोलेंगे कि अच्छा हम तो मान लो कि हम मीट खाते हैं, तो मीट जो है, जो आप मीट खा रहे हैं वो भी तो प्लांट के ऊपर डिपेंड होगा ना, वो भी तो कुछ खाता होगा। ठीक है। विच गैस हैज़ द लार्जेस्ट वॉल्यूम इन द एयर, तो नाइट्रोजन है। और प्लांट जो हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। ये देखिए हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं, पिक्चर में देखिए, इनहेल कर रहे हैं ये कौन सी गैस, जो कि है 21%, कौन सी, ऑक्सीजन। तो इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है ऑक्सीजन, ये जो है पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम है, कितनी है 20.9%। और ये जो है लाइफ सपोर्टिंग गैस है। तो किस गैस को बोलते हैं लाइफ सपोर्टिंग गैस, ऑक्सीजन को, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इसको इनहेल करते हैं, मतलब सांस में अंदर लेते हैं अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं, मतलब इसको भरते रहते हैं ऑक्सीजन को, कहाँ, एनवायरनमेंट में, और मेंटेन करते हैं हेल्दी बैलेंस इसका एटमॉस्फेयर में। किस प्रोसेस से, वो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस। जब ये अपना खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, O2 लेते हैं, मतलब ये तो बहुत सी चीज़ें, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सनरेज, सनलाइट हो गया, सारी चीज़ों को यूज़ करके ये क्या करते हैं, अपना खाना पकाते हैं। और बाई प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन निकलती है, जिसको हम क्या करते हैं, हम सांस में लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सेकंड लार्जेस्ट वॉल्यूम कौन सी है गैस की एयर में, वो है ऑक्सीजन, कितनी है 20.9%। और कौन सी गैस को लाइफ सपोर्टिंग गैस बोलते हैं, तो बोलते हैं ऑक्सीजन को। और कौन सी गैस है जो प्लांट्स को विच प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, कौन सी प्रोसेस है जो जिसके द्वारा प्लांट जो हैं वो रिप्लेनिश करते हैं ऑक्सीजन को, तो वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम नेक्स्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो बहुत यूजफुल होती है, इसको डिस्कस करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट जो है, स्मॉल परसेंटेज जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट करती है एयर में, कितनी है 0.03%, 0.3 मत बोल देना, 0.03 है। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, मेंटेनिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स ओवर अर्थ के ऊपर जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है उसको मेंटेन रखने में। अगर हम एडवांटेज की बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या करती है, हीट को एब्जॉर्ब करती है ये, और जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म कर रखती है, लोअर एटमॉस्फेयर को। ठीक है। अब देखो इसके इफेक्ट भी हैं हार्मफुल, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डिस्कस नहीं करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग का काउज जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है सारी हीट को, जाने देती बाहर, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है और वो नुकसान करती है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, 0.03%। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्ब करती है हीट को और वार्म रखती है वार्म रखती है एटमॉस्फेयर को, लोअर एटमॉस्फेयर को। दो एडवांटेजेस यही लिख सकते हैं आप। आगे देखिए, ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जब वो सांस लेते हैं। अब ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाना पकाते हैं अपना, तो उस प्रोसेस में वो यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और जो अगर ये ज़्यादा हो जाए अमाउंट इसका, तो क्या होगा, लिविंग बीइंग्स को की लाइफ को अफेक्ट करेगा, ये लिविंग बीइंग्स को अफेक्ट करेगा। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें क्या, जैसे मैंने बताया, वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट को, और जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करती है। तो इससे क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है और जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो सारा बढ़ जाता है, और इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, और जो कि लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को क्या है, एक थ्रेट है, धमकी है। व्हेन डू द ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाउ डज द कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर है, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है,
वार्म कर देती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, जो कि एक थ्रेट है। तो थ्रेट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। चलते हैं आगे। देयर आर सम अदर गैसेज लाइक आर्गन, हीलियम, मीथेन, और इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के। और जो एटमॉस्फेयर है ये क्या करता है? सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं डस्ट और सॉल्ट के, उनको भी होल्ड करके रखता है ये। और जिससे क्या होता है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये एक्ट करते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के की तरह हमारे अराउंड, और विच वाटर वेपर गेट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स। तो ये हेल्प करते हैं क्लाउड्स फॉर्म करने में। और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए अब। मेजर कंपोनेंट्स कौन से हैं जो 1% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? तो इसमें आप ये गैसेज भी लिख सकते हैं, साथ में 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। हाउ आर डस्ट पार्टिकल्स इंपॉर्टेंट टू फॉर्म क्लाउड्स? दे एक्ट एज अ हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं हम प्लूटेंट्स इन एयर में। इन द एयर में हम पॉल्यूटेंट्स की बात करते हैं तो क्या होता है, जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो मतलब जो बसेज, वाहन जो भी है, ये इनका जो आना जाना है उसकी वजह से क्या होता है, जो प्लूटेंट्स हैं वो रिलीज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें छोड़ी जाती हैं इनके द्वारा, और इससे क्या होता है, सेवरल डिसीजेज होती हैं। अब ये जो धुआं छोड़ा जाता है इनके द्वारा, ये क्या करता है, जब फॉग के साथ मिक्स हो जाता है तो स्मॉग बनाता है, और ये जो है सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किन डिसीजेज, रेस्पिरेटरी डिसीजेज, इन सबको काउज करता है ये स्मोक। इसके अलावा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, जिससे क्या होता है, सॉलिड और गैसेस सब्सटेंसेस जो हैं वो ऐड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और फॉरेस्ट फायर्स होते हैं, उससे भी प्लूटेंट्स जो हैं मिक्स होते हैं। और पॉल्यूशन जो है, जैसे जो किसान हैं वो हस्क बर्न करते हैं, तो उससे भी पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं और एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन होता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नेम सम गैसेस पॉल्यूटेंट्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया ये। और स्मोक कैसे होता है, स्मोक प्लस फॉग। और उसके बाद है राइट द काउजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के काउजेज क्या होते हैं, ये सारे जो मैंने बताए, फ्लाइंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, फिर स्मोक प्लस फॉग, फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, और फॉरेस्ट फायर्स हो गए, पॉल्यूशन काउज्ड बाई बर्निंग हस्क, उसके अलावा जो गंदा पानी है फैक्ट्रीज़ का वो। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पार्ट 3 देखते हैं हम। 3 में क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर और विंड, ये 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात करें तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि एयर का क्या होता है, बेड होता है, पता होगा शायद आपको, साइंस में पढ़ा होगा आपने। एयर का बेड होता है और ये प्रेस करती रहती है हमें, मतलब इसका प्रेशर भी होता है। हम इसको फील नहीं करते, हमें नहीं लगता कि हमारे सर के ऊपर जो है एयर का बेड है, या हमारी बॉडी जो है उसको प्रेस कर रही है एयर। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है, प्रेस करती रहती है, ठीक है। और ये जो प्रेशर है, अगर हमने इसको मापना हो तो हम इस मशीन से मापेंगे उसको। इस मशीन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। और ये जो आपको डिजिट दिख रही है ना, ये कौन सी हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मिलीबार, ठीक है, मिलीबार। तो जब हम मापेंगे कोई चीज़, नॉट कोई चीज़, प्रेशर, जब हम प्रेशर या वेट को मापेंगे एयर को, तो हम मापेंगे उसको बैरोमीटर से, और कौन सी यूनिट में, मिलीबार में, ठीक है। क्वेश्चन हमारे अटेम्प्ट हो गए यहाँ पे। हम जो प्रेशर है उसको मापते हैं बैरोमीटर से, और यूनिट जो है वो मिलीबार है। पिक्चर देखिए, ये जो है ये सी लेवल है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हाइट के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो दोनों कम होते जाते हैं। अब देखो, पहले मैं आपको बता दूं कि सी लेवल के ऊपर जो है, सी लेवल से हम मापना शुरू करते हैं प्रेशर को। सी लेवल के ऊपर कितना है और फिर उसके आगे आगे कितना होगा। तो सी लेवल के ऊपर 1013 मिलीबार्स है, और जो द एयर
टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्रॉप विद द हाइट, दोनों क्या होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे, मतलब मान लो हम किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है दोनों ही नीचे आते जाएंगे। आपको पता है ना, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, एयर माउंटेन्स पे जाते हैं तो क्या होता है, सांस कम आती है और साथ में क्या होता है, बर्फ़ मिलती है हमें ऊपर जाके, है ना। तो दोनों चीज़ें आपको याद रह जाएंगी कि वहाँ पे एयर भी कम होती है, मतलब एयर का प्रेशर भी कम होगा, एयर कम होगी तो प्रेशर भी नेचुरली कम होगा। द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स। यही वजह है कि जो लेयर्स हैं, जैसे हमने पढ़ा ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, है ना, ये जो लेयर्स हैं इनका डिवीज़न जो है ये इसी वजह से हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हुआ है। प्रेशर जितना कम हो गया उस हिसाब से इनको अलग कर दिया गया है। अच्छा, अब बताइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। नॉर्मल एयर प्रेशर कितना होता है सी लेवल के ऊपर? ये होता है 1013 मिलीबार। अगर हम बात करें कि चलो क्वेश्चन, अगर हम माउंटेन के ऊपर चढ़ रहे हैं तो अफेक्ट क्या होगा, मतलब चेंज क्या आएगा? यहाँ पे हाफ क्वेश्चन है ये, इसमें एटमॉस्फेयर में क्या चेंज आएगा? तो चेंज ये होगा कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो दोनों ही गिर जाएंगे। व्हाट डिवाइड्स द एटमॉस्फेयर इन डिफरेंट लेयर्स? तो ये जो है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये डिवाइड करती है। अब देखो, ये देख लो पहले, होता क्या है, ये सन है। अब सन की रेज जब क्या जिस जगह पे पड़ेंगी वहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। आपको पता है गर्म जब चीज़ हो जाती है तो क्या होती है, वो हल्की हो जाती है, और हल्की होगी तो क्या होगा, हवा जब हल्की हो जाएगी तो क्या होगा, वो ऊपर चली जाएगी। अब जहाँ से वो ऊपर चली गई वो स्पेस जो है वो खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहले प्रेशर ज़्यादा था, अब खाली हो गई तो नेचुरल है कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने क्या किया, आपके सिर के ऊपर 4 किलो वेट रखा था मैंने, ठीक है। वो क्या हुआ, मतलब एक बर्फ़ रखा था, बर्फ़ की सिल्ली रखी थी आपके ऊपर, जब सनलाइट गिरी तो क्या हो गया, वो इवेपोरेशन हुआ, भाप में उड़ गया वो, तो क्या हो गया, वेट कम हो गया, आपके ऊपर प्रेशर कम हो गया। तो सेम चीज़ होती है यहाँ पे, एयर जो है जैसे ही गर्म हो गई, यहाँ से चली गई, ये स्पेस जो है खाली हो गया और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया हो गया। अब क्या है, हवा तो आपको पता है ना, खाली तो रहेगी नहीं, भर तो जाएगी ये। अब भरेगी कहाँ से, जहाँ पे देखो, जहाँ पे सनलाइट नहीं आई थी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हवा ठंडी थी, और ये क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है। मतलब ये हाई प्रेशर एरिया रहा सारा, हवा ठंडी थी तो प्रेशर भी ज़्यादा रहा, क्योंकि ठंडी हवा हैवी होगी ना। अब जब इसको पता चला कि यहाँ पे खाली हो गई है तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ चली जाती हूँ, तो आपने बोला कि मैं यहाँ जाती हूँ, तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ चली गई ये, ठीक है। तो कहाँ से आई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का ट्रैवल हुआ। तो हमेशा याद रखना, हवा जो है कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब देखो डिस्कस करते हैं, हमने मैं वैसे सारी चीज़ें बता दी आपको पिक्चर में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। टेम्परेचर जो है जब राइज होता है तो एयर जो है वो हीटेड हो जाती है, मतलब गर्म हो जाती है, और उसके बाद ऊपर की तरफ उठ जाती है वो, और इससे क्या होता है, एयर प्रेशर जो गिर जाता है, ठीक है। और जब एयर प्रेशर गिर जाता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। अब क्या होगा, जो कोल्ड और डेंसर एयर एरिया जो होगा वो जो है उसमें उसको हाई प्रेशर एरिया बोलते हैं। वहाँ से क्या होगा, हवा जो है आएगी और इस वैकेटेड एरिया को, जहाँ से ये जगह खाली हुई थी, जो जगह खाली हुई थी उसको भरेगी आकर, ठीक है। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसी को विंड बोलते हैं। जब मूवमेंट हुई, एयर क्या है, जब एक जगह पर थी, लेकिन जब ये चल के आई, जब इसने मूवमेंट किया तो इसको विंड बोला गया, ठीक है। तो पहले बताइए, क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए यहाँ पर, हाउ डज एयर प्रेशर फॉल, कैसे गिरता है, जब हवा गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, एयर प्रेशर गिर जाता है। लो प्रेशर एरिया कौन सा होता है, जब एयर गर्म होके किसी स्थान को छोड़ देती है तो वो स्थान जो है उसको लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। विंड क्या होता है, विंड होता है मूवमेंट ऑफ द एयर। अच्छा, कहाँ पर, इन विच एरिया द कोल्ड एंड डेंस एयर फाउंड, किस एरिया में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हाई प्रेशर एरिया में। अब देखिए,
विंड जो है मैंने आपको पहले बताया, विंड जो है हमेशा फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, और सीजनल जो विंड्स जो होती हैं वो रेनफॉल काउज करती हैं। रेनफॉल जो होता है वो सीजनल विंड्स की वजह से होता है, और हमारी कंट्री जो है ये मॉनसून रेन जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मॉनसून रेन जो है उनको रिसीव करती है, और यही रेन्स जो है हमारी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। और हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मॉनसूनल रेनफॉल के ऊपर। अब एक नोट भी है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब अगर क्या होगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर जो है लो हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो गया, हवा गर्म हो गई, और हवा गर्म हो गई तो क्या हो गया, वो ऊपर चली गई, तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ठंडी बढ़ रही है, मतलब सनराइज नहीं आ रही है, तो हवा क्या है, वो ठंडी रहेगी, और क्या हो जाएगा, ज़्यादा भारी हो जाएगी वो, तो यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया बनेगा। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे के उल्टा होते हैं ये, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हायर टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट हैं एक दूसरे के, शायद क्वेश्चन होगा भी यहाँ पर। पहले तो ये देखिए, विंड जो है हमेशा फ्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है, हाई टू लो। और रिलेशन बताइए एयर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा। और रेनफॉल जो है, कौन सा रेनफॉल जो है वो सपोर्ट करता है इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को, तो वो है मॉनसूनल रेनफॉल। चलिए अब फोर्थ पार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पार्ट है ये इस चैप्टर का, मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल एंड मॉनिटरिंग वेदर कंडीशंस। तो ये डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले ये पिक्चर देखिए, होता क्या है, जो सन रेज जब धरती पे गिरती हैं तो क्या होता है, इवेपोरेट करते हैं जो वाटर है उसको इवेपोरेट करती है, और उसके बाद जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं ये, तो क्या होता है, कूल डाउन हो जाते हैं। जो वाटर वेपर्स हैं वो कूल डाउन होके क्या करते हैं, उसके बाद ये फॉर्म कर देते हैं क्लाउड्स को, और उसके बाद जब हैवी हो जाते हैं क्लाउड्स तो क्या होता है, जो इनमें सारा पानी होता है वो बर्फ़ या रेन के रूप में धरती पे गिरता है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं हम सारे को अच्छे से। यहाँ पर देखिए, हवा जब गर्म हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, और उसके बाद ऊपर हमने पढ़ा अभी टेम्परेचर जो है हाइट्स के ऊपर कम होता है, तो उस टेम्परेचर लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, ये वहाँ पर जाके ठंडी हो जाती है। अब ठंडी हो जाती है तो ये जो वाटर वेपर्स ऊपर गए थे ये क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी पानी की बूंदों या फिर आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो क्लाउड्स फॉर्म कर देते हैं। मतलब जब ये जो वाटर वेपर्स हैं ये इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, क्लाउड्स बन जाएंगे। अब क्लाउड्स बन गए तो आगे क्या होगा, फर्दर कूलिंग होगी इनकी, और ये जो क्लाउड छोटे छोटे, पहले छोटी छोटी बूंदें थी ना, अब बड़ी बड़ी हो गई। ठीक है, लार्जर ड्रॉपलेट्स जो हैं इन्होंने बना दी, अब लार्जर बन गई, बड़ी हो गई, तो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएंगी। हैवी हो गई तो क्या होगा, हवा जो है इनको होल्ड नहीं कर पाएगी। हवा में क्या है, छोटे छोटे पहले वाटर वेपर जो हैं वो तो हवा में रह सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बूंदें थोड़ा रख सकते हैं ना। तो ये बड़ी बड़ी बूंदें जो हैं ये वहाँ पर रेन के रूप में या फिर स्नोफॉल के रूप में धरती पे गिरेंगी। डिपेंड करता है कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब देखो रेनफॉल जो है ये पानी लाता है धरती के ऊपर। ठीक है, अगर कम रेनफॉल होगा तो ड्रॉट्स आएंगे, और अगर एक्सेसिव होगा तो फ्लड्स आएंगे। ठीक है, या तो सूखा पड़ेगा या बाढ़ आएगी। अब देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पहले यहाँ पे, वाई डू द एयर कूल्स डाउन इन द हाई एटमॉस्फेयर, क्योंकि लो टेम्परेचर होता है, सिंपल सी बात। डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ रेनफॉल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो ये तो आपने बना लेना है, वैसे आपकी बुक में भी है पिक्चर और पीछे मैंने दी भी है। बट काउजेज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, तो ड्रॉट्स, लो रेनफॉल होगा तो ड्रॉट्स आएंगे, एक्सेसिव होगा तो फ्लड्स आएंगे। अब देखो मॉनिटरिंग वेदर कंडीशन, तो पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए वेदर और क्लाइमेट में। तो देखो वेदर क्या होता है, वेदर एक छोटी टर्म है, और क्लाइमेट जो है एक वास्ट चीज़ है। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं कि वेदर जो है क्लाइमेट का एक पार्ट है। अब देखो क्या होता है वेदर,
ये स्टेट है एटमॉस्फेयर की, लेकिन क्लाइमेट जो है ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, ठीक है। अब इसमें क्या है, वेदर में हम मापते हैं टेम्परेचर को, प्रेशर को और ह्यूमिडिटी को, लेकिन क्लाइमेट में हम क्या मापते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और रेनफॉल। ये इंपॉर्टेंट, ये दोनों में ये डिफरेंस है, एक में हम रेनफॉल मापते हैं और एक ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, लेकिन रेनफॉल जो है वो तो पूरे ईयर का ही मापते हैं ना, और रोज़ तो रेन होती भी नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी तो रोज़ भी होती है। अब देखो वेदर जो है वो किसी स्पेसिफिक प्लेस का होगा। मान लो हम यहाँ पर कांगू में हैं, तो कांगू में हो सकता है कांगू में बहुत ज़्यादा धूप हो और गलोड़ में बहुत ज़्यादा रेन हो रही हो, तो मतलब ये वेरी कर सकता है प्लेस टू प्लेस, ठीक है। और होता भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है वेदर, ठीक है, पूरे साल एक जैसा नहीं रहेगा वेदर। लेकिन ये जो है क्लाइमेट, ये एक बड़े एरिया का होता है और लंबे टाइम तक होता है। बड़े एरिया का मतलब जैसे एक कंट्री का क्लाइमेट बोलेंगे हम कि एक हम कंट्री का भी क्लाइमेट बता सकते हैं कि इस कंट्री का क्लाइमेट ये है, लेकिन हम किसी का वेदर नहीं बता सकते कि इस कंट्री का वेदर ये है, ठीक है, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहता है और टाइम टू टाइम, मतलब दिन में 10 बार भी चेंज हो सकता है। हो सकता है कि अचानक से मॉर्निंग में क्या था, मॉर्निंग में सनराइज हुआ और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, 10 बजे बारिश शुरू हो गई, उसके बाद 12 बजे तूफान शुरू हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद चेंज होता रहता है। इट मे चेंज प्लेस टू प्लेस, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ये लार्ज एरिया का होता है, मतलब जैसे कंट्री या कॉन्टिनेंट का भी, जैसे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है हमारे पास, जमा रहता है। अब इंडिया के क्लाइमेट की बात करें तो ये मॉनसूनल क्लाइमेट है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारा ये चैप्टर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो अच्छी बात है, और नहीं आई हैं तो आप कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और जो भी आपको होमवर्क असाइन किया जाता है उसको रेगुलर कीजिए, आपको ये चीज़ें कभी नहीं भूलने वाली हैं, आई एम श्योर। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।